नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हमारे सामने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत होगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुदृढ़ करने के लिए हमें प्रश्न पत्रों को अधिक से अधिक संख्या में हल करना चाहिए। प्रश्न पत्रों को हल करते रहने से हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है और हमें प्रश्नों का सही अंदाज़ा लगा रहता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र लेकर के। तो चलिए फटाफट से प्रश्न पत्र के साथ जुड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बोर्ड परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए मित्रों, अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधे प्रश्न पत्रों की तरफ रुख किया जाए। तो मित्रों, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र। तो आइए अब प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास किया जाए। तो चलिए मित्रों, पहले ही चरण में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। आइए, नंबर 1 पे हमसे पूछा जा रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक जो है राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए, ये सब भाषा योग वशिष्ठ उस दौर की रचना है जब हिंदी गद्य में धीरे धीरे रचनाएं हो रही थी, जो हिंदी पद्य से गद्य की तरफ रुख ही की हुई थी। तब की ये रचनाएं हैं भाषा योग वशिष्ठ। ऐसा आप लोग आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित मिलता है। और 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भाषा योग वशिष्ठ और कुतुबन, मृगावती, मंझन, मधुमालती, ये सभी रचनाएं उसी दौर की हैं। चलिए, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाएंगे, हम लोग प्रश्नों को देखते चलेंगे। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना जो है नाचिकेतोपाख्यान है। ठीक है, ये भी उसी दौर की है। प्रेम सागर, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाचिकेतोपाख्यानम और सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल, ये सब उसी दौर की रचनाएं हैं जब गद्य का हल्का हल्का विकास होना शुरू हुआ था। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है, देवकी नंदन खत्री जी द्वारा रचित है। देखिए, प्रश्नों के पीछे छुपे हुए तथ्यों को हम इसलिए बताते हैं कि भविष्य में आप लोगों की यह काम आ सकता है। अगर आप भविष्य में हिंदी विषय को चुनते हैं, हिंदी विषय से जुड़ते हैं, तो वैसे चुनना या चुने या ना चुने, या जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हिंदी हमारी जो है धरोहर है, हमारी मातृभाषा है। तो उससे जुड़ना, उसके बारे में जानना हम लोगों की पहली मूलभूत आवश्यकता है। चलिए फिर, घा जो है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के विश्व प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और ऊपर का जो है इंदुमती, ये जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। परीक्षा गुरु देखिए लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास के रूप में विख्यात। साहित्य सहचर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना पता है क्या है? वाग्धारा। ठीक है, वाग्धारा, मातृभूमि, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, ये सब जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। साहित्य और समाज, ये किसकी है? ये शायद मेरे ख्याल से बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास है। और बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम लोग, दूसरे खंड में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं उनको हम लोग अब देखते हैं। तो का में पूछा जा रहा है कितनी नावों में कितनी बार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ठीक है, चलिए मित्रों, नंबर खा, छायावाद की प्रमुख विशेषता। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य और प्रेम, इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक वर्णन का पूर्णतः अभाव। ये इतिवृत्तात्मकता जो द्विवेदी युग की है, ये प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद को रहस्यवादी काव्य के लिए बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। और छायावाद के प्रमुख 4 चतुष्टयी कवि हैं, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी। ठीक है,
दूसरा ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? पहला कब हुआ था? 1943। 8 वर्ष का गैप लगा था तो हो जाएगा 1951। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नॉर्मल क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसमें जो है पृथ्वीराज रासो जो है, और किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। चलिए, और ये पद्मावत जो है देखिए भक्तिकाल का रचित महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, हमारा आदर्श ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य, और ये पृथ्वीराज रासो हम बता ही चुके हैं। लेकिन देखिए यहीं पर रहस्य छुपा हुआ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाएगा हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य, तो हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित। सब कुछ समझते चलिएगा, प्रश्न के पीछे प्रश्न छुपा है। ध्यान इस बात पर मत लगाइएगा कि वीडियो लंबी हो रही है, आप जल्दी जल्दी स्किप करके भागते चलिए, नहीं, हर प्रश्न के पीछे छुपे हुए प्रश्नों को भी समझते चलिएगा। मेरा यह आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप लोगों की भलाई के लिए ही मैं यह कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए मित्रों, तो फिर हो गया। और ये जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन है? प्रेमांबु प्रवाह, त्रिपथगा, लहर और ग्राम्या। तो इनका जो है त्रिपथगा जो है काव्य कृति है। ठीक है, चलिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फिर चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। अब ये मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र, यहीं तक पढ़ने पर ही आपको अंदाजा लग जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, और रचित किसके द्वारा है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगर आप लोगों ने अंदर तक घुस करके अच्छे से बारीकी से इनके चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन किया होगा तो बस गद्यांश को तुरंत ही पकड़ लेंगे और व्याख्या वाख्या सब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। चलिए, मेरा काम है बताना और मैं बता दे रहा हूँ। गद्यांश के पाठ और लेखक पता ही चल गया, राष्ट्र का स्वरूप रचित वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा। रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, यानी पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं वह हमारी माता है, और उस पर निवास करने वाले सभी लोग अर्थात जन उसके पुत्र हैं। देखिए एक बारीकी इसमें छुपी हुई है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोग, चाहे वह उच्च तबके के हों, निम्न तबके के हों, किसी भी कोटि के आते हों, वह सब जो है पृथ्वी के पुत्र हैं। तो जब पृथ्वी इन लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती है तो हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, ये इसी चीज़ से जो है जागरूक करवाना चाह रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हम लोगों को। क्योंकि देखिए कोई भी लाइन कोई साहित्यकार लिखता है तो निबंध में जो है गहराई छुपी होती है, और आप लोग उस गहराई को पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए मित्रों, मैं तो मानता हूँ कि हिंदी जो है सबसे अच्छी सब्जेक्ट होती है, मनुष्य को रास्ता दिखाने वाली, उसका पथ प्रदर्शन करने वाली, उसके व्यक्तित्व को संवारने वाली सबसे अच्छी भाषा जो है हिंदी है। बाकी किसी भाषा में, संस्कृत को छोड़कर और किसी भी भाषा में ऐसा गुण है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, हिंदी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और हिंदी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। हिंदी से मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों की दया है। चलिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि पृथ्वी है और मनुष्य नहीं है तो राष्ट्र की कल्पना जो है असंभव है। यानी अगर सिर्फ पृथ्वी है और हम लोग नहीं हैं तो फिर वहाँ तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं हो सकती। आखिर हम सभी लोग मिलकर ही तो राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं लेखक। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जब हम लोग निवास करेंगे तो हम लोग पृथ्वी को माता की उपाधि देंगे तो उससे मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होगी। अर्थात दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों क्या, तीनों लोग। पृथ्वी जन से जुड़ी हुई है, जन अपने संस्कृतियों से जुड़ा हुआ, और ये तीनों मिलकर के राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। चलिए, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा, एक ही हम बताएंगे वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी बोर होकर भाग जाएंगे बीच में से। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो पहला ही पढ़ते ही आप लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त। कितनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है यहाँ पर कैकेयी का पश्चाताप। मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा भाव विभोर कर देने वाला वर्णन किया है, मेरे ख्याल से तो कैकेयी को इस स्थान तक कोई नहीं पहुंचाया है। जहां भी आप लोग पढ़ेंगे कैकेयी के बारे में निंदा ही मिलेगी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने उसे क्षमा की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। अर्थ बड़ी ही गहराई से लिया गया है। कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, जब आने वाली पीढ़ियां मेरा यह वृत्तांत सुनेंगी, मेरी यह कथा सुनेंगी, तो वह यही कहेंगी कि धिक्कार। अरे उस कैकेयी को धिक्कार है, उसे तो महास्वार्थ ने घेर रखा था कि उसने राम जैसे आदर्श पुत्र को वनवास दे दिया। कैकेयी ऐसा कहती है, और उसके ऐसा कहते ही प्रजाजन का जो दृष्टिकोण था कैकेयी के प्रति कि वह महास्वार्थी है, अभिमानी है, जो भी था, वह सब तुरंत बालू की दीवार की तरीके से ढह गया। अर्थात उन्होंने कैकेयी के पश्चाताप को सुना और कैकेयी के दृष्टिकोण को समझा और उसे स्वीकार कर लिया, उसे क्षमा कर दिया। और प्रजा बोली क्या, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अरे वह एक पुत्र की माता कैकेयी तो धन्य है, 100 बार धन्य है। निज जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस और उस माता ने भरत सा भाई जन्म किया है, अर्थात उस माता ने भरत जैसे भाई को उत्पन्न किया है, इसलिए वह जो है धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और प्रभु श्री राम भी ऐसा बोले और सभा भी ऐसा बोली कि 100 बार वह कैकेयी धन्य है। तो अब हम पूरी बारीकी से अब अंदर नहीं घुसेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, संदर्भ भी हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हम पूरे अंश की व्याख्या कर दिए। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, सब कुछ का आंसर आप लोगों को हमने जो इसका अर्थ बताया उसमें मिल जाएगा। ठीक है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कुछ भी छोड़ने का मुझे मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है। ये आप लोग अपने से देख लीजिएगा। अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी है, तो मन करता है कि इसको पढ़ते रहें और आप लोगों को पढ़ाते रहें। चलिए, और अब आप लोगों का काम है, लेखक का साहित्यिक परिचय आप लोग पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और लिखेंगे। ठीक है। 3 ऑप्शन दिया रहता है, 5 नंबर का है। एक गद्य साहित्य से पूछा जाता है और पद्य साहित्य से। पद्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी जी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित ध्रुव यात्रा कहानी प्रेम की चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई है। प्रेम की रुचिकर कसौटी पर कसना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। ये तो मैं मूलभूत चीज़ें बता रहा हूँ, अंदर जा करके आप लोग सीरीज में ले करके सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक में इसका उद्देश्य पूरा दिया रहेगा। कहानी तो बड़ी अच्छी है, पढ़े हैं हम, अपने समय में पढ़े थे जब इंटर में पढ़ रहे थे, और आज भी पढ़ते रहते हैं जैनेन्द्र जी की कहानी। अभी तो रिसेंटली हमने अपना अपना भाग्य पढ़ा है, जो नेट JRF के सिलेबस में लगी हुई है, अर्थात मेरे सिलेबस में लगी हुई है। तो उम्मीद है कि अगर आप लोगों को समय मिलेगी तो आप लोग वो भी पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी रोचक है, मार्मिक है, भाव प्रधान है। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, आगे देखेंगे। या तो अगर आप ऊपर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य नहीं लिखेंगे तो पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश कर दीजिएगा। दोनों कहानियाँ ही बड़ी अच्छी है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। गोधन और मुनरी याद आ गया ना, बस सलीमा की बातें करता था गोधन मुनरी को देख देख करके। ठीक है। चलिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर। देखिए, आप लोग जिस जिले में रहते हैं उस जिले में जो खंड काव्य लगा हुआ होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, या तो उसकी कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा या उसके नायक का चरित्र चित्रण, दोनों में से कोई एक आप लोगों को अवश्य करना है। टाइम रहेगी तो कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा, पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को। ये नहीं है कोई कि हम ऑप्शन में रखें, पढ़ना चाहिए। और नायक का चरित्र चित्रण भी पेपर की दृष्टि से अगर तैयारी कर रहे हैं, जल्दी में है, तो चरित्र चित्रण ही पढ़ लीजिएगा सिर्फ। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से आप लोगों को पूरा ब्रॉड रूप से पढ़ना चाहिए, ये आप लोगों का कर्तव्य है। चलिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश देखिए, हम ऊपर से सारी हिंदी को बताएंगे, संस्कृत आप लोग पढ़ते जाइएगा। ठीक है। आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। ना वा अरे, अरे नहीं,
अरे नहीं मैत्रेयी, जायायाह कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। ना वह अरे, अरे नहीं, पुत्र और धन जो है अपनी कामना के लिए, पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन जो है प्रिय होते हैं। ना वह अरे सर्वस्य कामाय, नहीं, सभी की कामना के लिए शब्द प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए शब्द प्रिय होते हैं। तो आत्मज्ञ यो सर्वज्ञ उपनिषद से लिया गया है, बड़ी ही बारीक तत्वों का वर्णन है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है, तो आप लोग इस नीचे वाला भी देख लीजिए। बौद्ध युग में ये सिद्धांत जो है व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे, और आज यह सिद्धांत राष्ट्रों में परस्पर मैत्री के सहयोग और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ मैत्री जो है इसी पंचशील सिद्धांत के को आधार बनाकर हुई थी। ठीक है, जल्दी जल्दी में हमने बताया है सिर्फ हिंदी अर्थों को, तो आप लोग संस्कृत को पढ़ते जाइएगा। चलिए, संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ प्रिय सब्जेक्ट संस्कृत के ऊपर है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती देववाड़ी संस्कृत, इसका अर्थ। ठीक है, भाषाओं में मुख्य मधुर कौन है? सभी भाषाओं में जो है मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत है। ठीक है, और संस्कृत से भी मधुर क्या है? उसका काव्य है, और काव्य से भी मधुर क्या है? उसकी सुभाषित यानी सुंदर उक्तियां। ठीक है, संस्कृत के ऊपर लिया गया है। दूसरा अगर नहीं, ये नहीं है, दूसरा भी बता दे रहा हूं, दोनों में से कोई आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। सहसा विद्धीत ना क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम, मतलब अचानक आवेश में आकर के और बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो है विपत्तिदायक होता है। अगर आप बिना सोचे समझे विवेक शून्य होकर के कोई काम करेंगे, क्योंकि विवेक शून्यता विपत्तिदायक होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अचानक आवेश में ना आकर के और बिना विवेक के जो है कोई कार्य नहीं करता है, मतलब शालीनता से करता है, धैर्य के साथ करता है, बुद्धि लगा करके करता है, तो ऐसे पुरुषों का जो है लक्ष्मी जी स्वयं वरण कर लेती हैं। ठीक है, हो गया संस्कृत गद्यांश। सामान्य शब्दों में, अच्छे शब्दों में तोड़ करके हमने बताया आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए मित्रों, क्रमशः अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से, और जैसे जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, उसी तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आगे बढ़िए। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, अंगूठा दिखाना यानी सिरे से साफ इनकार कर देना। जैसे मैं कहता हूँ आप लोग पढ़ा करिए, तो कुछ लोग होते हैं तो वो इनकार कर देते कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो अंगूठा दिखा दिए। ठीक है, यही बात होती है। वैसे मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो शरारती होते हैं और अभी नए चरण में पहुँचे हैं, छोटी छोटी प्रारंभिक शिक्षा के दौर में पहुँचे हैं, वे बहाना भी करते हैं। तो उन बच्चों की याद आ गई मुझे, जब मैं छोटा था तब ऐसा ही करता था। मम्मी पापा बोलते थे कि चलो पढ़ाई करो, तो हम अंगूठा दिखा देते थे कि नहीं अभी नहीं करेंगे। चलिए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पढ़ाई की आवश्यकता को समझे, अध्यापन की आवश्यकता को समझे, तो उस क्षेत्र में हम लोग खुद आगे बढ़े। बड़ी ब्रॉड बातें हो जाएंगी, बातें करने लगेंगे। तो चलिए, ठीक है। एक हो गया पहाड़ टूट जाना, अचानक कोई विपत्ति पड़ जाना, धूल में मिलाना, अस्तित्व को ही समाप्त कर देना, पानी पानी होना, लज्जाजनक कोई परिस्थिति आ जाती है। तो हिमालय का सही संधि विच्छेद है तो हिम धन आलय यानी दीर्घ संधि है। ठीक है, और कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद तो कठ धन उपनिषद, कठोपनिषद यानी क्या हो जाएगा, आ ओ मिलकर के ओ बनेंगे, तो कठोपनिषद गुण संधि। अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद है अनुधन एषणम। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, शुरू से आप लोग पढ़े होंगे। 8 में ही मैं था तब मैंने संधि को बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। चलिए, फिर ये क्या है, अनुधन एषणम, ऊ के बाद आ समान स्वर आया तो वू का वाह हो गया, क्या है, यड़ संधि है। ठीक है, चलिए, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन। तो विभक्ति आत्मनि, तो आत्मनि शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, आत्मन और नामन 2 ही रूप पाठ्यक्रम में लगे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नाम, नाम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, सबसे पहला रूप हमने राम का याद किया था कक्षा 4 में। देखिए, वही सब पढ़ते पढ़ते मेरा जो है इंटरेस्ट संस्कृत और हिंदी की तरफ बढ़ गया।
ठीक है, और इंटरेस्ट बढ़ता ही गया और आगे अब हमने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए हिंदी को चुन लिया है। पीएचडी वगैरह करने का इरादा है, बस ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर करेंगे। चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शकल और शक्ल क्या होगा? शकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, और शक्ल का अर्थ होता है चेहरा। तो संपूर्ण और खंड क्या है इसका? और फिर चलिए, अंश और अंशु, ये देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो आया था। अंश का अर्थ होता है क्या? अंश का अर्थ होता है सूर्य और अंश का होता है भाग। ठीक है, भाग और सूर्य। यहाँ देखिए भाग और चंद्र उलझाने के लिए भी दिया हुआ है, तो भाग और सूर्य आप लोग लगा लेंगे तो दोनों हो गया। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। चलिए देखिए, मित्र ये जो होता है ना, इसका एक तो मित्र होते हैं दोस्त, और एक इसका अर्थ होता है कीट पतंग, उनको भी मित्र कहते हैं, और एक मित्र होते हैं सूर्य देव। तीन तीन अर्थ है इसका। ठीक है, चलिए, धरा मतलब रख दिया कोई, और एक होता है पृथ्वी। सब हो गया। चलिए, जिसका कहीं भी अंत ना होता हो तो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जिज्ञासु होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये तो आप लोगों का काम है, शुद्ध अशुद्ध आप लोगों को जरूर आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। नहीं, कवयित्री ऐसे होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, बार बार ऐसी चीज़ें हिंदी में पूछी जाती है और उन लोगों को पता है कि आप लोग उलझ जाएंगे। ठीक है, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने अनेक बार यात्रा की है, पर अच्छा पद्धति बदलनी चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर, वैसे बहुत लंबा हो रहा है, चलिए अब जल्दी जल्दी बताते हैं। 12 में श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ें आप लोग। श्रृंगार रस रति, वीर रस उत्साह। तो जहाँ रति उत्पन्न हो जाती, नायक नायिका का पारस्परिक मिलन। श्रृंगार रस, उत्साह जहाँ उत्पन्न होता है वीर रस। उदाहरण बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हुई शोभात। कह देते हैं कि देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन बता देते हैं, पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं। श्लेष और उत्प्रेक्षा, लेकिन ये श्लेष और उत्प्रेक्षा आप लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको भी बता ही देते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मनो मनोह जनु जनो जनोह का जहाँ पर वाचक शब्द आ गए, तुरंत उत्प्रेक्षा समझ लीजिएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर प्रभात। श्लेष एक से एक बार अधिक बार आवृत्ति और संपूर्ण अर्थ को ही चेंज कर दे तो श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है। चलिए, अब क्या हो गया? सोरठा छंद, कुंडलिया छंद, ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा। समाचार में पत्र में प्रकाशित आवेदन पत्र आप सभी का काम है, और निबंध भी लिखना आप सभी का काम है। निबंध अपने से लिखा जाता है, वैसे आप लोग सीरीज से देख लीजिएगा, थोड़ा पता चल जाएगा विषय वस्तु, तो आगे भविष्य में अपने से आप लोग जरूर ही लिखेंगे। चलिए मित्रों, कम समय क्या, समय तो थोड़ा अधिक लग गया, लेकिन प्रश्न के पीछे प्रश्न और सबकी व्याख्या में बताते चला हूँ, भविष्य को देखते हुए, ये नहीं सिर्फ परीक्षा को देखते हुए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इस पर आप लोग नज़र मत करिएगा, धैर्य से पढ़िएगा। चलिए, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और चलिए फिर आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अध्ययन अध्यापन से, आगामी बोर्ड परीक्षाओं से, साहित्य से जुड़ने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल साहित्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।